नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेना टाइम्स। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन बातों का जिक्र कर गए, इससे पहले भारत में इस तरह की बातों का जिक्र किसी ने किया नहीं था। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हीं सवालों को उठाकर सरकार को घेर कर जिस तरह आक्रमण कर रहे हैं और उनकी विदेश नीति पर उंगली उठा रहे हैं, बीजेपी की पर, सरकार की पर, भारत में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। मध्य प्रदेश के एक मंत्री भारत की एक वीर वीरांगना या यूं कहे भारत की वीर सपुत्री के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी करते हैं और उन्हें पूरी बीजेपी और सरकार बचाने पर लग जाती है, इससे पहले भारत में ऐसा कभी होता नहीं था। प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है जिसका संज्ञान हरियाणा का महिला आयोग लेता है और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है और वो अरेस्ट हो जाता है। आनन फानन में इस तरह का मामला इससे पहले कभी देखा नहीं था। जिस तरह से कूटनीतिक दृष्टि से और जिस तरह से भारत में इस समय जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, सरकार घिर रही है, अपने ही बयानों में घिर रही है, दूसरे के बयानों में नहीं घिर रही है। परंतु इससे पहले ऐसे हालात नहीं थे। इससे पहले जो हालात होते थे, अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर होती थी तो वो इस्तीफा देता था जब विपक्ष की सरकार होती थी। परंतु इस सरकार में ऐसा नहीं होता है। इस सरकार में यह हो रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने, आप अखबारों की ये देखिए हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना का किसी भी तरह से एंडोर्समेंट नहीं किया जा सकता। इस घटना को किसी भी तरह माना नहीं जा सकता। इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है, ये सामने आना ही चाहिए। और अपने फैसले में कहा कि इसके खिलाफ एसआईटी बने और एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, 3 आईपीएसओ की एसआईटी। परंतु जो बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह और जो जेपी नड्डा बार बार बीजेपी को संस्कारवान पार्टी मानते थे, कहां है इनके संस्कार? क्यों नहीं इस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती? एक बेटी का सरेआम ये अपमान करता है, एक कर्नल सोफिया का ऐसा अपमान करता है जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। परंतु ये है कि इनको कोई भी शर्म आती ही नहीं है। ये क्यों नहीं बोल रहे उसके खिलाफ? ये क्यों नहीं लेते उससे इस्तीफा? ये क्यों नहीं उसको जेल में डालते? मध्य प्रदेश सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रही है? आज मैं आपको यही बात बताने के लिए एपिसोड बनाया मैंने कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पीछे और कोर्ट के पीछे छुपकर ये देश की महिलाओं पर, देश के वीरों पर किस तरह से आक्रमण करते हैं। ये विजय शाह है। विजय शाह को बचाने के लिए पूरी बीजेपी, पूरी केंद्र सरकार, पूरी मध्य प्रदेश सरकार जुटी हुई है, क्योंकि वो एक आदिवासी नेता है और वो 4 बार का विधायक है। अगर वो आदिवासी नाराज हो गए तो चुनाव में बड़ा घाटा हो जाएगा। परंतु क्या एक आदिवासियों को खुश रखने के लिए एक बेटी का अपमान इस तरह से करना चाहिए? जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको शर्म क्यों नहीं आती, ये इतनी बेशर्मी के साथ बयान कैसे दे सकते हैं? इस पर क्यों मौन है मोदी? इस पर क्यों मौन है अमित शाह? और इस पर क्यों मौन है जेपी नड्डा? सवाल आज जेपी नड्डा और इन तीनों से भी पूछना पड़ेगा। सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब इस देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है, जब भारत और पाक आमने सामने खड़े हुए हैं, उस समय जब हमें अपने वीरों का साहस बढ़ाना चाहिए, तो ये लोग वीरों के जो कर्नल है सोफिया और ऐसी ही जो सेना है उनके खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? क्यों जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरी सेना भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होती है? क्या इन्हें इस बात को कहते हुए कभी शर्म आई? क्या आपने कभी इससे पहले इस देश में इस तरह की बातें देखी? मैं आज आपको बताता हूं किस तरह बीजेपी ने अपने नेताओं को कोर्ट के पिछवाड़े से कैसे बचाया है, कोर्ट के उसमें पीछे छिपकर किस तरह से बचाया है। अभी मैंने आपको विजय शाह का बताया, आपको याद होगा महिला पहलवानों का मामला, साक्षी मलिक और
जो विधायक है कांग्रेस की, उसका आपको मामला पता होगा। किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बीजेपी सरकार ने बचाया था। बीजेपी ने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दी, वो धरने पर बैठी रही, वो बार बार भूख हड़ताल करती रही, वो बार बार प्रधानमंत्री से टाइम मांगती रही, वो राष्ट्रपति से टाइम मांगती रही, परंतु उन्हें टाइम नहीं दिया। वो हार कर कोर्ट के शरण में गई, कोर्ट ने फैसला किया कि आप इसके खिलाफ एफआईआर करिए, तब एफआईआर हुई, परंतु जांच के नाम पर आज तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिला। आज भी ये कोर्ट के पीछे छुपे हुए हैं, कोर्ट के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह को छुपा रखा है, कोर्ट के पीछे ही ये विजय शाह को छुपा रहे। इसी तरह आपने एक मामला उन्नाव का देखा होगा। उन्नाव में सेंगर जो था इनका विधायक, उसने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया अपने आप को बचाने के लिए, परंतु ये कोर्ट की शरण में, कोर्ट पर स्टे लेकर और कोर्ट के पीछे छिपते रहे ये बीजेपी वाले। और लास्ट में आकर जब कोर्ट ही सख्त हुआ तब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, परंतु अब जब राष्ट्र में ही आपके नागरिक सुरक्षित नहीं है, आपकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो काहे का राष्ट्र। अब आप दूसरी खबर देखिए, एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, उसने एक खबर चलाई है कल कि कांग्रेस का दफ्तर है टर्की में, उसका बाकायदा इसने फोटो भी दिखाई है, वीडियो भी दिखाई है, मैं आपको दिखाऊंगा उसके वीडियो। उसने कहा है कि जी कांग्रेस ने तो टर्की में दफ्तर बना रखा है। आप देखिए इस गोदी मीडिया का क्या हाल है, किस तरह इस बीजेपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह इस सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसने उसकी फोटो दिखाई, पहले आप ये वीडियो देखिए। What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? आज मैं आपके सामने कुछ बता सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई। ये तो हर एंगल से अजीब और समझ के बाहर है। देश को इसका जवाब चाहिए। याद रखो, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। फर्जी खबर ही फैलाना आता है। समझ नहीं आता कि इन दोनों में ज्यादा बिगड़ा और गड़बड़ कौन है। और रिया इलाके में स्थित एक बड़ा कन्वेंशन और इवेंट वेन्यू है। यह 17 अक्टूबर 2009 को खुला था और इसे इस्तांबुल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। इसकी मुख्य बातें हैं, यह सेंटर लगभग 1,20,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें 8 फ्लोर्स हैं। इस्तांबुल का यह सबसे बड़ा और यूरोप के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में से एक है। इसमें एक ऑडिटोरियम है जिसमें 3,705 लोगों के बैठने की जगह है। इसके अलावा कई अलग अलग साइज के मीटिंग हॉल्स और 16,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की एग्जीबिशन स्पेस। इंटरनेशनल कांग्रेस का ये दफ्तर है। इंटरनेशनल कांग्रेस कोई होगी वहां की संस्था, बहुत बड़ा मॉल टाइप है ये, इसमें दुकानें हैं और सब कुछ है। इसको अर्नब गोस्वामी बोल रहा है कि ये कांग्रेस का दफ्तर है। अगर ये कांग्रेस का दफ्तर है तो आप साबित करिए। कांग्रेस का दफ्तर है तो आप बताए, इसके सबूत लाकर दीजिए। फोटो दिखाने से, विजुअल दिखाने से कभी साबित नहीं हो सकता। आप अगर टर्की की बात कर रहे हैं, विजय जॉली जाते हैं टर्की और वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्या वो देशद्रोही हो गए? इनका एक वो है दीपांकर भट्टाचार्य, वो टर्की इंडियन भारतीय जनता पार्टी मित्रता का अध्यक्ष है, क्या वो भी देशद्रोही है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? विजय जॉली पर आप जवाब दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये लोग दूसरी पार्टियों को निशाने पर बनाते हैं, किस तरह से गोदी मीडिया के चैनल। एक और है, मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये है अंजना ओम कश्यप जी, जब इनसे एक बच्चे ने सवाल पूछा सरकार के खिलाफ तो किस तरह ये भागी है। एक बार ये वीडियो भी आप देखिए। है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर, कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। बस हवा निकल गई। सिर्फ एक और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए।
कहां से ये सब दिमाग में इनके आता है, कहां से ये लोग बोलते हैं, कैसी सोच रखते हैं, घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नजर मिलाते हैं, ये सब कल्पना के परे है। डॉली जी, मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए, रामगोपाल यादव पर भी बोलिए जिन्होंने इस तरह की भद्दी भाषा बोली, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी कमेंट के लिए। अंजना जी, मेरा सीधा और साफ कहना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, गलत टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गलत है और उस पर एक्शन होना चाहिए। और वही जब सोफिया कुरैशी इस देश का मान बढ़ाने वाली, वो गौरवशाली बेटी इस देश की, और उसके लिए इस तरीके के अपशब्द भाजपा नेता कहते हैं, तब एफआईआर नहीं होती। बच्चों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको रामगोपाल यादव पर होनी चाहिए, रामगोपाल यादव पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो बोलिए जो ना। मैंने तो पहले स्क्वाड्रन लीडर में कहा, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, अंजना जी एक सेकंड दीजिए, आप लोग मुझे बताइए, क्या भाजपा नेता जब ये करते हैं तो गलत करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बृजभूषण पर एक्शन हुआ? अभी हिमांशी नरवाल को गलियाने वाले लोग, वही लोग जिसमें से बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, किस पर एक्शन हुआ? वो पत्रकार जो बेंगलोर की मारी गई, आज तक बताइए, उसे गाली देने वाले बहुत सारे लोगों को मोदी जी फॉलो करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? कोई। हमारे देश में इस तरीके की एक फौज बनाई जा रही है। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हूं और मैं अपनी देश की बेटियों पर या किसी भी अहम मुद्दे पर सवाल पूछ लूं, तो मेरे सोशल मीडिया पर गालियां आने लगेंगी, चाहे मैं हूं, चाहे बेटियां सामने बैठी हो, चाहे देश की कोई भी बेटी हो। मैं तो मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। सर, आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर, हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मरी गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों हुआ? से पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमजोर रही, जबकि ये मतलब हमले के मेन लक्ष्य होते हैं? मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं? मैम, मेरा सवाल गौरव सर से है। वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक कैसे हो गया एक जगह पे? हमारा सवाल। मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था, उस पर सवाल नहीं बता पाएंगे आप? बताइए, आपकी सरकार में 4 किलोमीटर पढ़ दीजिए, पाकिस्तान लिखा है उसमें, पढ़िए। इस्तेमाल किया इन्होंने, शब्दों का इस्तेमाल करते हो, शर्म नाम की चीज नहीं आती है, शर्म बेच खाइए, चलो बार पानी में डूब, तुम्हें डूब के मरना है पाकिस्तान के पानी में। हम तो भारतीय हम राजनीति नहीं करते। बारी-बारी। वो शेरनी इंदिरा गांधी थी। अरे चिल्लाएंगे और बोलेंगे भी, तुम डांटोगे तो यहाँ सबको डांटने में लगे हुए हो। तुम्हारे डांट में आने वाले नहीं है सवाल। नहीं, जिनको डांटना वो नहीं डांट पा रहे हैं, चिल्लाइए मत रहे भाई, ये हम लोग को डांट नहीं सकते। इनकी हैसियत हम लोग को डांटने के लिए बनी है, वहाँ नहीं चल पा रही है, वहाँ नहीं। सवाल ये है कि जब हर धर्म के लोग आतंकवाद का शिकार बनते हैं, तो क्या आतंकवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना सही है? जब हर धर्म कहता है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए, तो ये कौन लोग हैं जो धर्म का चोला पहन करके हमारे देश पे हमला कर रहे हैं? देशवासियों की तरफ से कह रही हूँ, खूब लड़िएगा, आप वोट के लिए जाइएगा घर घर, बताइएगा कि क्यों फेल हुए, लेकिन क्या। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि बीजेपी वाले नेताओं को शर्म क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं उस मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं उस जगदीश देवड़ा को बर्खास्त कर रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं ट्रोल आर्मी को ये के खिलाफ एफआईआर हो रही है, क्यों नहीं इन जिनके दिमागों में मवाद बस चुकी है उनके खिलाफ ये बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों नहीं इस गोदी मीडिया के ऊपर बैन लग रहा? क्योंकि कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक खबर छापी है कि भारत का मीडिया ऐसा मीडिया हो गया जो केवल झूठी और प्रोपेगेंडा वाली खबरें छापता है। क्या इससे भारत की इज्जत बन रही है? क्या बेटी के सम्मान, बेटी कर्नल बेटी का अपमान करके देश का सम्मान बढ़ रहा है? क्या एक प्रोफेसर को जेल में डालने से, उसकी एक पोस्ट की वजह से इससे सम्मान बढ़ रहा है? क्या
महिला आयोग को, मध्य प्रदेश महिला आयोग को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। राजस्थान की महिला आयोग सक्रिय हो जाती है 1 मिनट में, क्योंकि वो मुसलमान था। परंतु मध्य प्रदेश की महिला आयोग को क्या हो गया, उसे कौन सा सांप सूंघ गया कि जो इस मंत्री के बयान पर चुप है? बड़े सवाल है। परंतु आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से हथियार बनाकर बीजेपी इस देश में चुनावी राजनीति को जीतना चाहती है। आप सोचिए, हर जगह ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने वहां जीता है। आपने नहीं जीता साहब, आपने केवल सेना का मनोबल गिराने का प्रयास किया सीज फायर करके, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर आप खुद घोषणा उसकी करते तो पूरा देश आपके साथ था। परंतु आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को, थर्ड पार्टी को बीच में लाकर और जो घोषणा कराई है, उसके ऊपर भी आपके ऊपर सवाल उठेंगे। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं कि ये देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, बिल्कुल जायज सवाल है। जब एस जयशंकर कह सकते हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे यहां अटैक करने वाले हैं, ये कौन सी युद्ध नीति है साहब कि पहले ही दुश्मन को सचेत कर दो? सोचने वाली बात है। अब इस पर सवाल कांग्रेस ना करे तो क्यों ना करे? अगर सवाल करेंगे तो गोदी मीडिया वाले इन्हें देशद्रोही बताएंगे। ये करे तो करे क्या? इस देश का आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां? उसको इंसाफ कौन देगा? कौन उनके बारे में सोचेगा? कौन उनकी बात सुनेगा? विपक्ष अगर नहीं सुनेगा, विपक्ष अगर देश के मुद्दों को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आपको क्यों जरूरत पड़ेगी अब विपक्ष के नेताओं की? आप 31 देशों में, 33 देशों में 7 प्रतिनिधिमंडल क्यों भेज रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी को छुपाने के लिए और अपनी बातों को आगे लाने के लिए आप इस तरह का प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। परंतु मैं फिर एक बार कर्नल सोफिया के बारे में ही बोलूंगा। अगर बीजेपी के बड़े नेताओं में जरा सा भी गैरत कहीं बची है तो उस निकम्मे, उस नकारा मंत्री के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई और उसे उचित से उचित दंड जरूर दिया जाए। तभी इस देश का सम्मान बचेगा, तभी सेना का सम्मान बचेगा, तभी इस देश के नागरिकों का सम्मान बचेगा। वरना आज की डेट में सत्ता के गुरूर में इन लोगों ने सम्मान को धराशायी करके रख दिया है। हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद नहीं हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं। मैंने एक तरफा बात नहीं की है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को भी अब इसका जो आईसीसी का जो दफ्तर इसने दिखाया, इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा करना चाहिए अर्णब गोस्वामी के खिलाफ। लेकिन करेगी नहीं करेगी ये मैं नहीं जानता, परंतु मेरे विचार से करना चाहिए। बाकी कांग्रेस की मर्जी। और बीजेपी वालों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन मंत्रियों को की जबानों पर लगाम लगाइए और ट्रोल आर्मी के खिलाफ जरूर कुछ कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।